नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे सदन में अखिलेश यादव के अभिभाषण की। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में बोलते हुए न केवल सरकार की कई नीतियों पर सवाल खड़े किए बल्कि बजट को भी गलत ठहराया। अखिलेश यादव ऐसा बोले कि बात उनके सुझावों से होते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और यूपी में ईज ऑफ डूइंग क्राइम तक पहुंची। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को भी विधानसभा तथा विधान परिषद में कार्रवाई जारी रही। कार्रवाई के 7वें दिन सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। उधर विधान परिषद में सरकार के पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने से इनकार करने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता भाजपा विधायक दल योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को धोखा देने वाली बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये बजट किसानों को धोखा देने वाला बजट है। ये बजट नहीं, बंटवारा है। सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि बीते 5 वर्ष में कहां-कहां निवेश किया है। हमको तो संदेश है कि जो बजट पेश किया गया है वो खर्च किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। सभी जगह पर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की कमी है। इतना ही नहीं है, हाउसिंग सेक्टर का सबसे बुरा हाल है। सभी जगह पर हाउसिंग सेक्टर के काम ठप्प पड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में डेयरी के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। डेयरी विकास में कुछ खास नहीं किया गया है। डेयरी के क्षेत्र को पीछे करने का काम हो रहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं क्राइम है। यहाँ ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। और क्या क्या कहा अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा। सुनिए अखिलेश ने। नहीं बने हमारे बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बने? इसलिए मैंने मांग की थी उस समय भी कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक सड़क बननी चाहिए। मैंने कई बार पत्र भी लिखा और जिस समय सुझाव मांगे गए थे समाजवादी पार्टी से उसमें भी सुझाव मैंने लिख करके दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब आप वित्त मंत्री जी जवाब दें या नेता सदन जवाब दें तो सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक वो किस स्टेज पर है ये भी जानकारी दे दें। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा कुछ। ये मुझे नहीं पता, ये लिपू लेक तो नहीं जानते होंगे, हालांकि ग्वालियर जानते होंगे। अच्छा, लिपू लेक गए होंगे। फिर अगर यही बन गई है, दूसरी हमारी मांग है कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा हो, और जिस प्रदेश ने दिल्ली की सरकार बनवाई हो, 2 बार प्रधानमंत्री बनवाए हों, उस प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? कम से कम नेता सदन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, NHAI से कहिए कि उत्तर प्रदेश को भी उससे जोड़ें। और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मैंने अपने गवर्नर भाषण में कहा था कि गंगा एक्सप्रेसवे आप अपना खजाना क्यों खर्च कर रहे हो? हालांकि खजाने का पैसा, जो जितनी बड़ी सड़क है उतना पैसा तो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि उसका मॉडल दूसरा है। वो मॉडल किसके सर पे आएगा? जब सड़क पे गाड़ी चलेगी तो किसके सर पे आएगा? वो जनता की जेब से पैसा जाएगा। अगर आप पीपीपी मॉडल पे है, अध्यक्ष महोदय, पीपीपी मॉडल पे है शायद वो सड़क, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर पीपीपी मॉडल पे है तो टोल कितना होगा?
इसलिए मैं नेता सदन की मदद करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार अगर आप बोल रहे हैं तो एक इंजन ही क्यों भागे, दूसरा इंजन क्यों नहीं मदद कर रहा उसकी। एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी, वो बस चल रही नहीं चल रही, उस समय मैंने मांग की थी कि एनएचआई की सड़क 6 लेन कम से कम बननी चाहिए। दिल्ली सरकार बना सकती है, वो भूल गए, केवल बस चला करके भूल गए। बस पता नहीं कब चलती है, कब पहुंचती है। मैं चाहता हूं कोई सुबह चले वहां से, अयोध्या आ जाए, दर्शन करे और फिर वापस चला जाए। कम से कम ऐसी सड़क तो बनाओ। उसके लिए दिल्ली से पैसा मांगिए आप। नहीं, अब वो उन्हीं की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं ताली बजा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मांगे या मना करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स, पता नहीं कितना बजट है इसके लिए। अंबेडकर नगर को कहा गया है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उसको कवर करेंगे। अंबेडकर नगर के लोग बताएंगे बजट कितना है उसमें। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, बांदा में स्टोन क्राफ्ट के लिए, इटावा हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इटावा है तो उसमें बजट तो नहीं होगा। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, बजट कितना है उसके अंदर। हमीरपुर शूज के लिए बजट कितना है उसके अंदर है? अरे भाई, पानी तो हमने दिया, उसका भी तो धन्यवाद बोल दो। लोहिया गांव भी दिया आपने इनको। देखिए बहुत इंटेलिजेंट है ये। नहीं, वो हम इनको जानते बहुत करीब से। झांसी सॉफ्ट टॉयज, कन्नौज परफ्यूम। मैं नेता संघ से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के अगर हम आंकड़े देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है यहां, ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है यहां। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं। और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है यहां पर। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, हाउस के अंदर किस तरीके से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए, तंज कसते हुए नजर आए, ईज ऑफ डूइंग क्राइम तक बोल दिया बिजनेस की जगह। साथ ही साथ उन्होंने ये बोल दिया हमें गोबर नहीं चाहिए, गोबर को ले जाइए गोरखपुर, हमें तो कन्नौज में जो परफ्यूम पार्क है वो चाहिए। कुल मिलाकर के घेरने की कोशिश थी। बजट को बता दिया बंटवारा, किसानों के लिए बोला कुछ नहीं है। और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधा सवाल में हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है। हमारे साथ संजय कटियार जी हैं, आपका स्वागत है संजय कटियार जी। हमारे साथ विवेक पांडे, आपका भी स्वागत है विवेक पांडे जी। हमारे साथ थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, अरविंद विद्रोही जी। सीधा रुख करूंगा संजय कटियार का। संजय जी, वो तो साफ कह रहे हैं कि बजट नहीं है, ये बंटवारा है, गोबर को ले जाइए गोरखपुर, हमें इत्र नगरी में परफ्यूम पार्क बनाना है। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि लोगों को वहां से रोजगार मिलेगा। अब नेता विपक्षी दल अखिलेश यादव जी चश्मा ही लगाए, विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है और यही भाव विपक्ष के अंदर घर कर गया है। और यहाँ तो ये सबसे बड़े दल हैं, विपक्ष के नेता हैं और दल तो ना बराबर हैं। तब इन्होंने विपक्ष का चश्मा पहन करके सिर्फ ये सरकार पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, मुद्दा कुछ नहीं है। अभी आप बोल रहे थे ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्राइम, इनसे पूछिए कि जो काम 4-4 महीने नहीं होते थे, आज 18 से 35 दिन के अंदर एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को सिंगल विंडो सिस्टम से सरकार उपलब्ध करा रही है। इसमें क्राइम क्या है? क्राइम तो वो था कि भ्रष्टाचार करने के लिए फाइलें लटकाई जाती थी, तब उसको कहते हैं क्राइम।
जो इनकी सरकार में बखूबी हो रहा था 2007 से 12 तक। उद्योगपति उद्योग लगाने आवे, पहले इनकी एंट्री फीस दे, इनके दलाल बैठे हुए थे जगह जगह, अब वो हो नहीं पा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन में ये उल जलूल जो मनारा बोल रहे हैं। इन्होंने अभी पुलिस की बात करने लगे। ये कौन था जब मैं मंच से बोला है पुलिस है पुलिस? अभी सदन के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव साहब मौर्य कैसे बोले, कैसे बोल रहे थे? तू तड़ाक की भाषा में उतर आए, तुम करके बोलने लगे। उसके बाद बोले धूम धक 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 धक। अरे भाई, कोई इंसान है, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी गरिमा के खिलाफ है, लेकिन आप तो हैं ऐसे दल से हैं, उसके आप नेता हैं, तो जनता भी जानती है। तो गुंडागर्दी की भाषा बोलना, झूठ बोलना, इतना ही बचा है, कुछ है नहीं। अब ये तिलमिलाए हुए हैं तो ऐसा ही बोलते रहेंगे। तो लिहाजा इनका कोई मुद्दा नहीं है ओम आदित्य जी। अब मुद्दा है नहीं तो बोले क्या? कुछ भी शब्द ले आके जुमलेबाजी कर देना। अरे भाई, हम सड़कों की बात कर रहे हैं, 6 लेन होना चाहिए, दुनिया भर के सुझाव बता रहे हैं। इन्होंने भी एक सड़क बनाई लखनऊ से, जो सैफई के लिए विशेष तौर से बनाई गई थी, जो अभी हमारे कन्नौज के पास अरौल से निकल रही है, और वो सैफई जा रही दिल्ली की ओर। इन्होंने तब जीटी रोड, हमारी ऐतिहासिक रोड है जो कलकत्ता से दिल्ली तक जा रही है, पहले कभी पेशावर तक थी जब भारत तो एक था, पाकिस्तान नहीं था, तो कलकत्ता से पेशावर तक एक ऐतिहासिक सड़क है वो, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, वैसा साइकिल चलना मुश्किल था, पैदल चलना मुश्किल था। आज हमारी सरकार ने उसको बाकायदे 4 लेन पास करके अभी दिल्ली तक बन रही है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है, अगले साल उसका लोकार्पण हो जाएगा। सोच ही नहीं था, विजन ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए विकास की बात करना, विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार के लिए सड़क ऐसी बनाओ जिसका कोई उपयोग नहीं है। उतना जनता में उसका उपयोग नहीं पाया जो 1200 करोड़ 1800 करोड़ खर्च किए, भ्रष्टाचार किया गया। और दुनिया को मालूम है कि वो 1200 करोड़ को सीधे 1800 करोड़ कर दिया गया, उसमें विवाद हुआ, फिर उनके चाचा भतीजे में झगड़ा इसी बात पर हुआ कि जो है भ्रष्टाचार, जो 600 करोड़ का जो एक्स्ट्रा इसमें लागत बढ़ाई वो सिर्फ भ्रष्टाचार था। तो भ्रष्टाचार के लिए विकास करते हैं, और दुनिया कहते हैं मेरे कार्यकाल, हर बात मेरे कार्यकाल हुआ, मेरे कार्यकाल हुआ। अरे देश 1947 में आजाद हुआ, अंग्रेज छोड़ गए, तो अंग्रेजों का धन्यवाद करो जाके फिर। इसका मतलब तो ये हुआ 1947 भारतवर्ष आजाद हो गया था, तो इनके हिसाब से तो हुआ जो छोड़ गए उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते रहे ब्रिटेन गवर्नमेंट को। ये तो इनकी भाषा है, इनका सोच है। जो बैठता है सत्ता में, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो काम करता है, विकास काम करता है। विवेक पांडे जी, इसमें भ्रष्टाचार की क्या बात आ गई? विवेक पांडे जी, झूठ बोल रहे हैं आप। संजय कटियार जी कह रहे हैं आपके नेता झूठ बोल रहे हैं, उनको विकास नहीं दिखेगा, उन्होंने चश्मा ऐसा लगा रखा है। धन्यवाद देता हूँ, विशेष धन्यवाद। आज मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे अरविंद विद्रोही जी हैं उनको, हाँ वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अरविंद जी। जी, अरविंद जी को विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पत्रकार और बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। संजय कटियार जी अनुभवी परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, तो उनको भी विशेष धन्यवाद कि आप लोगों के मध्य बीच में बैठने का मौका मिला। और आप लोगों की स्वैच्छिक अनुमति के साथ मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ। मुझे याद है, आपका भी धन्यवाद विवेक जी, आपको भी धन्यवाद। जी, मुझे याद है वो दिन जब इन्वेस्टर समिट हुई थी और 4.28 लाख करोड़ के निवेश के लिए 1045 MOU साइन किए गए थे। इन्होंने बात की उद्योगों की, इन्होंने बात की कि हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह समझते हैं। 3 जून को पुनः आप इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिसमें कि 10 लाख करोड़ के निवेश को लाने का प्रयास किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक। इस मुद्दे पे हम आपके साथ हैं, लेकिन पहले आप हमें ये बता दीजिए, 4.28 लाख करोड़ की जो निवेश की योजना थी, जिसमें 1,45,000 इंडिविजुअल MOU साइन करवाए गए थे, उसमें कितने उद्योग उत्तर प्रदेश में आए? 2 मोबाइल कंपनियों के चिप बनाने की कंपनियों को छोड़ करके। और उसके तुलना में ये भी बताइए कितने उद्योग विस्थापित हो गए उत्तर प्रदेश से, केवल उद्योग की गलत नीतियों की या गलत पॉलिसी के कारण। दूसरी बात, ये जो आपने बजट पेश किया है, ये बहुत बढ़िया बजट है, क्योंकि युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें, जिसमें हर परिवार के एक युवा को नौकरी देने का, रोजगार देने का प्रावधान है। और विवेकानंद योजना, जिसमें टैबलेट स्मार्टफोन के प्रावधान आपने किए हैं बांटने के। तो पहले आप हमें ये भी बता दीजिए, पूर्ववर्ती बजट में जो 1 GB डेटा मुफ्त देने की बात हुई थी और 200 से अधिक कॉलेजों में दाखिला देने की बात की गई थी, क्या आपने वो वादा अपना पूरा किया? क्या बजट की वो बातें जमीनी स्तर तक आई? इसी क्रम में आपकी गलत नीतियों के कारण जो लगातार परीक्षाएं, पर्चे लीक होते गए, युवाओं के जो उम्र को लेकर के जो उम्र उनकी निकल गई या जो दुविधा में पड़ गए हैं, जिनका समय निकल गया, जो परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते,
क्या इन पूरे बजट में उनके लिए कोई विशेष प्रावधान आपने किया? क्या उनको आप किसी भी तरह की सहूलियत उम्र में आयु में दे रहे हैं? आज आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पे मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं यहाँ पे बीच में विशेष रूप से। आपने 69,000 शिक्षक भर्तियों के बच्चों पे आज लाठीचार्ज किस अधिकार से करवाई और क्यों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये पूरी तरह से सूचना, परिपक्व सूचना और पूरी रिपोर्ट है पूरे प्रदेश और देश के सामने कि उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 से 23,000 सीट पे आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ है, जिसमें 27% की जगह मात्र 30.86% ओबीसी वर्ग को और एससी वर्ग को 21 की जगह पे 16.6% आरक्षण आपने दिया। और उसके बाद उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम पे आप सदन में बजट पेश कर रहे हैं इन्हीं युवाओं के लिए, और उन्हीं युवाओं को आपकी पुलिस वहां पे पीट रही है। और कितने चोटिल हुए, कितने रो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। आपको पहले तो उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, और अगर ये पूरा मामला, मैं कहता हूं पूरा मामला अगर ये सही है तो आप एसआईटी क्यों नहीं गठित कर देते भाई? ये मामला तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। युवाओं ने लाठियां खाई है, बेरोजगार युवा लाठी खा रहे हैं, और आप सदन में राम राज्य सुशासन की वाहवाही जुड़ रहे हैं। किस बात की वाहवाही? अपने ही बच्चों को पीटना किस बात की वाहवाही? सड़क पे अपराधियों की तरह लाठियों से पीटना कौन सी बात की वाहवाही भाई? तो ये बजट नहीं है कि मैंने आपसे क्या कहा, बजट पेश करना बहुत अच्छी बात है, आप सकारात्मक कार्य करेंगे, सराहना की जाएगी। लेकिन आप अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई कार्य करेंगे तो माफ कीजिएगा, हम विपक्ष में हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। ठीक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं अरविंद विद्रोही जी का। अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 मिल रही जी। अरविंद जी, पहले तो आपका स्वागत है, आप थोड़ा देर में जुड़ पाए हमसे। जी, धन्यवाद जी। अरविंद जी, ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेर रहे हैं सदन के अंदर, लेकिन जो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, लेकिन जनता 2017 के बाद फिर से आम जनता ने चुना योगी को ही है, बीजेपी को ही है। वो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग क्राइम, क्राइम का जिक्र कर रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वही महिला कानून का जो मुद्दा है उसमें महिलाओं ने बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा वोट्स दिए, 14% लगभग वो वोट बढ़ गया महिलाओं का, और कहा जा रहा है ऐसा कि वो बीजेपी को मिला है सिर्फ सुरक्षा के नाम पे। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक हुई है, फिर भी विपक्ष आखिरकार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। बजट पे कह रहे हैं बंटवारा है, बजट ही नहीं है। देखिए, कई प्रश्न आपने पूछे हैं, जिसका सीधा सा एक पहले तो एक पंक्ति में उत्तर है कि सही मायनों में अब इस चुनाव के बाद, 2022 के चुनाव के बाद, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका में आए हैं जी। अन्यथा 2017 का चुनाव होने के बाद वो 3-3.5 साल तो कहीं किसी मुद्दे पर इतनी प्रखरता से बात ही नहीं रखते थे, तो कष्ट होता था एक जिम्मेदार पत्रकार और एक समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति होने के कारण। लेकिन ठीक है, अब वो मुद्दों को उठा रहे हैं। अब सवाल, अब आगे चिंतन का विषय ये है कि वो किन मुद्दों पर उठाएं और किन मुद्दों पर कितनी गहनता से समाजवादी जो आंदोलन है उसकी विचारधारा को बचाए रखते हुए, मुलायम सिंह के संघर्ष को बचाए रखते हुए अपनी बात ऐसी बात रखे कि जो जनता को भी समझ में आवे। आज मुक्तता का शिकार कोई भी जन नेता जो है जनता का विश्वास चुनाव में नहीं जीत पाता है। आज सुर्खियां उसको मिलती है, उसके आसपास के लोग, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता कह सकते हैं कि आप बहुत बढ़िया बोले, नहीं। तो अभी बचना चाहिए मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से, क्योंकि कानून व्यवस्था पर एक तरफा जन समर्थन इस मुद्दे पर योगी सरकार के साथ, उनके बुलडोजर के साथ, उनके जीरो टॉलरेंस के साथ, उनके एनकाउंटर पद्धति के साथ है। लेकिन सवाल जो दूसरा उठाया उन्होंने, अखिलेश जी ने, आज कूड़े के प्रबंधन का, स्वच्छता का, सफाई का और स्कूल का, तो इसकी जवाबदेही पिछली सरकारों की भी बनती है कि आपने क्या किया था। अटल जी का एक उन्होंने घटना किया, अटल जी के बनाए हुए के समय में वेस्ट मैनेजमेंट का, कि वो हो नहीं पाया, लेकिन आपकी भी सरकार थी। आपकी सरकार में गंगा नदियां साफ करो का जो कॉन्सेप्ट 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया दे गए कि नदियां साफ करने से क्या फायदा होगा, इतनी समाजवादी विचारधारा की सरकारें आई गई और समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार रही, खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने क्या काम किया, ये भी एक सवाल अपने आप उठता है। और डॉक्टर लोहिया की तो इच्छा थी कि साधु संत और सब प्रवृत्ति के लोग नदियां साफ करने और जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर आवे और राजनेताओं का रास्ता बनावे। तो अभी तो जो सत्य क्रांति की बात थी लोहिया की,
उस पर उसका अध्ययन करना चाहिए। और विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाते समय ये भी सोचना चाहिए कि उसका रुख सत्ता की प्राप्ति के लिए केवल ना हो, सैद्धांतिक मजबूती हो और जनता क्या चाहती है, जनता के पक्ष में वो खड़े हो। और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव जैसे अभी युवा ही कहे जाएंगे राजनीति में, क्योंकि ये शिकायतें लगातार बनी हुई है। वो अपने जो कार्यकर्ता उनकी प्रखरता से बात भी रखते हैं डिबेट्स में, और जो जमीन पर काम भी करते हैं उनसे उनकी दूरी है। विचारों की बहुत जरूरत होती है राजनीति में, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, और कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। ये दो कारण ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सारे राजनीतिक दलों से आगे है। फिलहाल कार्यक्रम उनके पास है, उसको क्रियान्वयन करने की टीम है। उनका जो मात्र संगठन है आरएसएस, वो बहुत मजबूती से उनके साथ खड़ा होता है। ये भी एक कमी है कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी जो सीनियर थे, बुजुर्ग थे, मुलायम सिंह के संघर्ष के लोग थे, उनसे किनारा कर चुकी है। बेबस है, कुछ बोलते नहीं है और उनकी सुनवाई नहीं है, ऐसा उनके लोगों का कहना है। पार्टी में भी बहुत सीनियर लोग हैं। तो अभी ये जो सदन में चल रहा है, ये विपक्ष की एक सही भूमिका की तरफ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको संगठन पर और सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा, तभी 2027 के चुनाव में जनता का विश्वास अर्जित कर पाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी समाजवादी सिद्धांतों की, मुलायम सिंह संघर्ष की और उनके संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं की। अन्यथा केवल जो है मीडिया की सुर्खियां हमारी डिबेट्स में उनका सारा जो है बातचीत सिमट जाएगा और आने वाला परिणाम फिर जो है सत्ता से दूर रहे। और सत्ता इसलिए जरूरी होती है किसी भी राजनीतिक दल से कि वो अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सके। मेरा स्पष्ट मानना है कि सत्ता बहुत जरूरी है सभी के लिए, लेकिन आप करेंगे क्या ये तय होना चाहिए। ठीक, विवेक पांडे जी, इस तरीके के बयानों से बचना पड़ेगा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से बचना पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ जो वो मुद्दे हैं जो वाकई में जिन पर काम नहीं हुआ है, अगर उन पर बोलेंगे अखिलेश और सधे हुए अंदाज में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जैसा कि अरविंद विद्रोही जी कह रहे हैं, सिद्धांतों पर ध्यान देना पड़ेगा, एक बार फिर से सड़क से लेके सदन तक लड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और जो लोग रूठे हैं उनको भी मनाना पड़ेगा, तब आप आ सकते हैं दोबारा 2027 में। देखिए अरविंद जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पकड़ रखने वाले बड़े सूक्ष्म जीवी की नजर से देखे जाते हैं, और प्रखर वक्ता के साथ इनसे हमेशा सकारात्मक सुझाव मिलते आए हैं। चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी इनसे अगर व्यक्तिगत भी मिल ले, ये हमेशा उसको सकारात्मक राह दिखाने के साथ हमेशा एक अंधेरे में प्रकाश दिखाने का काम करते हैं। तो जो सुझाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए विशेष रूप से दिए हैं, मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि इन सुझावों को मैं इन्हीं की शब्दावली में इसी तरह से इसी प्रारूप में अपने मुख्य नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा भी, और प्रयास करूंगा कि इनको आत्मसात करते हुए समाजवादी पार्टी पुनः जिन चीजों पर डैमेज कर रही है उन चीजों को दोबारा मजबूती से हासिल करते हुए पुनः सत्ता की वापसी के रास्ते को खोल सकते। क्योंकि सुझाव जो होते हैं, देखिए हमेशा सकारात्मक दिए जाते हैं, सुझाव को देखने का नजरिया अपना होता है। जैसे हम अगर कोई सुझाव विपक्ष को देते हैं तो वो सुझाव, जैसे मैंने कहा कि आप अधिकारियों पर निर्भरता छोड़िए, क्योंकि पिछली बार जब कोविड का आप सहारा जो बार बार लेते हैं, देवमणि द्विवेदी जी ने आप ही के विधायक से लगुआ के, जिन्होंने अपने ही जिले के डीएम के ऊपर आरोप लगाए थे कि 2800 के बजट का ऑक्सीमीटर जो था 9,950 रुपए में खरीदे जा रहे थे, 12,390 रुपए के इंफ्रारेड थर्मामीटर, 3360 रुपए का थर्मामीटर 12,390 रुपए में खरीदे जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार केवल इस वजह से सामने आए क्योंकि पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर हो जाना, जो कि मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग की कमी का अभाव, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की गरीब शोषित जनता और ज्यादा पूरी तरीके से शोषण का शिकार हो जाती है। इसी बजट के अनुसार एक चीज मैं आपके सामने और तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट कर दूं, इस बजट को बंटवारा क्यों कहा गया उसको भी समझ लीजिए। 5,44,836 करोड़ रुपए का बजट जो इन्होंने पेश किया, उसके सामने 5,45,370 करोड़ का अनुमानित खर्च सरकार द्वारा बताया गया है सदन में, जिसमें इन्होंने पहले ही 534 करोड़ रुपए का नुकसान स्वीकार कर लिया है। तो जब आपने बजट के आय के सामने व्यय और सबसे बड़ी बात है एक्सपेंडिचर में आपने जब 534 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही दिखा दिया है, तो आप स्वयं इसका आकलन कर लीजिए कि ये बजट जमीनी और धरातल के स्तर पर कितना पहुंच पाएगा आम जनमानस पर। अब इन्होंने इसको कवर करने के लिए क्या दिखाया कि हम 6,000 करोड़ रुपए जैसे लोक लेखा से ले लेंगे,
लोगों की पूंजी जो जमा होती है, जो पीएफ का पैसा है, ईपीएफ का, माफ कीजिएगा, ये पब्लिक अकाउंट का पैसा सरकार की उपलब्धि नहीं होती है। सरकार के पास एक डिपॉजिट होता है और उस डिपॉजिट को अगर आप अपने आय व्यय में दिखाते हैं तो ये आंकड़ों की बाजीगरी मानी जाती है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष बजट है। और इस बजट में तो आपने पहले ही 534 करोड़ रुपए का नुकसान सदन ने स्वीकार कर लिया है। तो मुझे तो ये समझना है आपसे कि अगर आप अनुमानित 534 करोड़ रुपए पहले ही बजट के कार्यकाल के पहले ही वर्ष में आप घोषित कर दे रहे हैं, तो आप इस बजट को कैसे चाणक्यता के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएंगे, वो जरा समझा दीजिए आप हमें। ठीक है संजय जी, जी वो कह रहे हैं कि बजट जो है जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, बंटवारा इसीलिए बोला गया है। बंटवारा तो इन्होंने जिसलिए बोला है वो विवेक जी भी जानते हैं और जो बोलने वाले मैं अखिलेश जानता जी नहीं, भी मैंने जानते आपको हैं। आंकड़े दे दिए, इस आंकड़े नहीं, को मैंने आपके सुन लिए नेताओं ने सुन प्रस्तुत किया है। लिए विवेक भाई, सुन जी, लिए जी। सुन लिए सुन जी, लिए जी, जी, जी। अभी एफडीआई पे बोल रहे थे आपके नेताजी, तो जानकारी दे दें। आंकड़ा बहुत पूछ रहे हैं विवेक जी, तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल 2021-22 में सरकार ने 83 बिलियन डॉलर एफडीआई उत्तर प्रदेश में देश में आई है, और ये मामूली आंकड़ा नहीं है 83 बिलियन डॉलर। और जब एफडीआई आई है तो क्या रोजगार नहीं आया? उसको आप रोजगार नहीं मानते? स्टार्टअप इंडिया में और उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में 5वें लेवल पर है आज की तारीख में। अर्थव्यवस्था कहे से आ गई? कहे से आ गई? रोजगार है, लोग लगे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। आखिर क्या सिर्फ सरकार की एक चपरासी क्लर्क की अधिकारी की नौकरी ही सिर्फ रोजगार मानते हैं क्या आप? रोजगार तो इस देश में तमाम तरह रोजगार हमेशा रहे हैं, और रोजगार तो हमेशा हमारे यहाँ तो उत्तम कहा गया हमारे संस्कारों में। उत्तम खेती मध्यम बान, आपने सुना होगा। तो हमारे यहाँ तो उस फर्क है। तो अगर इतनी आबादी हमारे देश के अंदर, तो सरकारों के संसाधन हमेशा सीमित रहे, चाहे किसी की सरकार रही हो। तो जब संसाधन सीमित है, सरकारी नौकरियां भी सीमित हैं और वो दी जा रही हैं, उसमें कोई रोक तो है नहीं, वो दी जा रही। बराबर 5 लाख रोजगार अभी हमारी सरकार दे चुकी है अब तक, 5 लाख कल का ही सदन में बताया गया। और रोजगार जो व्यापारिक तरीके से हैं, छोटे बड़े रोजगार, घर घर में तमाम तरह के कुटीर उद्योग, स्टार्टअप, पूरा हो जाए बताओ। स्टार्टअप में अगर हम एक एग्जाम्पल देना, अगर हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उसमें हम खुद लग गए और मेरा परिवार भी लग गया और 10 अन्य परिवार के लोग हमने अगर एम्प्लॉयमेंट दिया, क्या वो रोजगार नहीं है? और अगर रोजगार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश तो पूरे देश में भुखमरी हो जानी चाहिए, भूखे नंगे लोग मरने चाहिए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं था, भूखे मरते। ना तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, ना भुखमरी फैली हुई है। हाल खुशहाल प्रदेश दिख रहा है, लेकिन आपके चश्मा लगा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है। वो ऐसा चश्मा लगा है कि किया हुआ भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा। विकास दिखने, चिढ़ हो रही है, विकास हो रहा, वो नहीं दिखाना चाहते। जो किया मैंने किया। अरे भाई, आप 2012 में आए थे, वो भी पिताजी ने कुर्सी पकड़ा दी, हत्था पकड़ा बिठा दिया, बैठ जाइए अखिलेश जी, बैठ गए। क्या अनुभव था इनको? कौन सा इनको बड़ा भारी अनुभव था जिन्होंने तीर मारे? बताते कहते हैं जब जो किया मैंने किया, जो किया मैं, एक पहाड़ा रटे हैं और अपने कार्यकर्ताओं रोज बताते रहते हैं। जहां उद्घाटन वो कहता वो तो मेरे अखिलेश जी ने किया था। अरे भाई, अखिलेश जी ने क्या किया था? अखिलेश जी सीख भी नहीं पाए ठीक से, और कुर्सी से जनता ने उतार के फेंक दिया। और 2012 से 14 में, हमने 14 में लोकसभा चुनाव लड़ा जब इनकी सरकार थी यहाँ पर, और फिर भी हम कितने प्रचंड बहुमत से हम लोकसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 72 सीटें जीती। तो आप सोचिए कि कितनी तरह जनता इनके विरुद्ध खड़ी थी, खड़ी है और अभी तक खड़ी रही। तो इसका भी तो आकलन कर लिया। अगर हम काम नहीं कर रहे तो जनता के पास दिमाग नहीं, क्या कर रही है जनता? हमको दे रही है, हम गरीबों की, मजदूरों के, किसानों की हमारी सरकार बराबर ध्यान दे रही है, इसलिए हम सत्ता में हैं। और जन सेवा के लिए हमारी पार्टी सेवा के लिए सत्ता में आती है, कोई परिवारवाद, जातिवाद चलाने की सत्ता में नहीं आती, और हम कर रहे हैं। ठीक है, अरविंद विद्रोही जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि पूरा विपक्ष एक तरीके से निशाना साधता है बीजेपी पर कि आप करते हैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की, अहम मुद्दे, असल मुद्दे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, पानी, इनसे दूर है। ये हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी पर, सरकार पर। देखिए, विपक्ष जो है वर्तमान सत्ताधारी पर ये आरोप लगाता है, सत्ताधारी दल जो भी है भाजपा, वो इनको कहता है आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन मेरा इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हिंदू और मुस्लिम उपासना पद्धति के आधार पर बिल्कुल अलग है। ईसाई भी अलग है,
एक भी अलग, उपासना पद्धति सबकी अलग है। इनका घालमेल जब जब किया जाता है या करने का प्रयास होता है वो बहुत घातक होता है। हमको बांधे कौन है? हमको बांधे संविधान, संविधान की व्यवस्थाएं, राष्ट्र की सीमाएं, राष्ट्र की मर्यादाएं, हमारे महापुरुष और हमारे पुरखों की विरासत, हमारे उनके विचार, इसको मत तोड़िए। उपासना, किसी की भी उपासना उसकी व्यक्तिगत होती है। राष्ट्र का कानून, राष्ट्र का संविधान सबको मानना चाहिए। उपासना पद्धति, जिसको भी जो उपासना करनी हो अपनी व्यक्तिगत रूप से करे। लेकिन इसका ये मतलब इसमें सरकार का केवल इतना होना चाहिए कि हाँ, आपकी उपासना पद्धति आप करिए। सरकार को किसी का भी मतलब इसमें किसी का भी तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। जब जब तुष्टिकरण के प्रयास हुए हैं तब तक जो है गुणबंदी होगी, हिंदू और मुस्लिम होगा। इसको कोई कहना चाहे या ना कहना चाहे, ये सत्य है। और उपासना पद्धति धार्मिक आधार पर जो आपस में घाव है वो घाव कभी नहीं भरने हैं। उस पर केवल मरहम लगाया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। जब जब इसको कूरेदा जाएगा ये घाव बढ़ेगा। और यही बुनियादी सवाल की बात कि रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे बड़ा आंदोलन आजाद भारत में जो समग्र क्रांति के रूप में हुआ, जयप्रकाश नारायण ने जिसकी अगुवाई की, उसमें क्या था? कुशासन, कुशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी, इसके खिलाफ आंदोलन था। आज तक हम इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं और इन्हीं के लिए लड़ेंगे, इन्हीं के लिए बात करते हैं। क्या मतलब लोकतांत्रिक और सरकारें क्या करेंगी? आप बताइए। 5,000 रुपए का जूता पहनने वाले लोग जब बैठ करके ये बात करते हैं कि टमाटर 80 रुपया किलो हो गया, बहुत महंगाई है, तो मेरे जैसा किसान परिवार का आदमी जुड़ा हुआ बड़ा अफसोस करता है कि केवल इस देश में अगर खेती के से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए उत्पादों की कीमत बढ़ेगी तो तोबा मचेगा टीवी डिबेट पर। डेनिम की जीन्स, पिज्जा 500 रुपए का खाने वाले लोग जब सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाले से 10 रुपए की धनिया फ्री में मांगते हैं और 5,999 रुपए का सामान खरीदते समय वो ये नहीं कह पाते हैं कि आप हमें 9-10 रुपए की छूट दीजिए। तो ये जो समाज के अंतर विरोध है, वर्ग का भेद है, एक मेहनत का वर्ग है और एक जो साधन संपन्न हो गया है वो जो अपने को सामंती वर्ग में पहुंच गया है। आज अखिलेश जी ने एक बात कही है जो कचोट रही है प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई को लेकर के, कि जो संपन्न हो गए उनके लड़के कहाँ पढ़ने जाते हैं। दरअसल इस देश में एक समान शिक्षा की जरूरत है, कम से कम प्राइमरी तक की शिक्षा। जो लोग सरकारी नौकरी में है, जो लोग को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल में ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तब प्राइमरी स्कूल की शिक्षा का गुणवत्ता ठीक होगा। एक सरकार आकर के व्यवस्था नहीं ठीक कर सकती है। समाजवादी सरकारों ने क्या किया, इसका खुद आपको अध्ययन करना होगा और आगे नजीर पेश करनी होगी कि कोई पलट के ये ना कह सके कि आपके समय में हुआ। ये जो मुगा कुश्ती है राजनीतिक दलों की, सत्ता और विपक्ष की, इससे जनता उब चुकी है। इसलिए जनता को जब एक बड़ा नायक दिखता है, ये देश नायकों को पसंद करता है, जब बड़ा नायक दिखता है तो उसकी तरफ मुड़ जाता है। और वो नायक भारत की राजनीति में 2012 के बाद जो अभ्युदय हुआ वो नरेंद्र मोदी का हुआ। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी पूरा नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर 2017 का भी हुआ था, 22 का भी हुआ, जिसमें बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की रही यहाँ बतौर मुख्यमंत्री और अमित शाह के उत्तर प्रबंधन की रही। यही चूक गए थे। ठीक, विवेक पांडे, यही चूक हो गई आपसे। देश मुलायम सिंह का नेटवर्क नहीं था। अगर वो होता जो आज अमित शाह जी कुशल प्रबंधन कर रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव कर चुके हैं 92-93 के दशक में लोगों को जोड़ने का काम। जातियों को तोड़ के समाज को जोड़ने की बहुत खूबसूरत कला मुलायम सिंह के अंदर थी, उन्होंने कर दिखाया था। उत्तर प्रदेश में सारे जात बिरादरी के बड़े नेता उनके साथ थे, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, चाहे मोहन सिंह जी हो, बहुत तमाम लोग थे, अमर सिंह जी उनके साथ थे। मतलब जो एक पूंजी की व्यवस्था करने वाले से लेके गांव के बिल्कुल गरीब परिवार के लोग साथ थे। ये यहाँ अखिलेश जी चूक रहे हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा लोगों। ठीक, विवेक पांडे जी, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं अरविंद जी, 2012 के बाद से ऐसा समीकरण बदला है इस देश ने, आम लोगों ने नायक को पसंद किया है। मुझे एक फिल्म भी याद आ गई अनिल कपूर की, नायक, उसी मोड में, उसी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसीलिए शायद बाबा का बुलडोजर पसंद आ रहा है लोगों को। इसीलिए अगर आप सुन लीजिए विवेक जी, इसीलिए शायद जो कानून व्यवस्था का जिक्र अभी कर रहे थे अरविंद जी, वो लोगों को पसंद आया। और जिस तरीके से ऑपरेशन हाफ एनकाउंटर का जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से अपराधी थाने पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बेल कटा रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव तो दिख रहा है ना। देश नायकों को पसंद कर रहा है और ऐसे में दो नायक उनको मिल गए, मोदी और योगी।
आप वहां पर कहां नजर आ रहे हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब दे दूं। एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट का हमेशा मैं जिक्र करता हूं। एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट एक स्वायत्त संस्था की रिपोर्ट जो कि राष्ट्रीय स्तर पे अपने मानकों के अनुसार हर पॉलिटिकल पार्टी का आकलन और एनालिसिस करती है। उसके अनुसार पिछले कार्यकाल में, इनके शून्य कार्यकाल में 114 दागी विधायक सदन का हिस्सा थे जो कि आईपीसी सीआरपीसी की गंभीर धाराओं में नामजद थे बकायदा। अब बात करते हैं, जो कानून व्यवस्था की बात आई गई है, तो मैं आपको बता दूं 2021 में अगर आप केवल महिलाओं के प्रति अपराध की वृद्धि देखेंगे तो 21 के 8 महीने में ही, 21 शुरू होने के पहले 8 महीने में ही 46% की वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने 11,130 मामलों में 2021 में सबसे ज्यादा जो नोटिस सर्व की है उत्तर प्रदेश सरकार को की है। 59 एनकाउंटर पे एनसीआरबी ने नोटिस इशू की है 17 के, और 15 गंभीर मामलों की जानकारी केंद्र को भेजी है। ये एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको बाकायदा ये चाहेंगे एनसीआरबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाए। 19 में दंगे 5,714, भाजपा कहती है एक दंगे नहीं है। 2018 में 8,908, भाजपा कहती है एक दंगा नहीं हुआ। 17 में 8,990, भाजपा कहती है एक दंगा नहीं हुआ। और इसमें सांप्रदायिक मामले 195, भाजपा कहती है हमारे कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। संजय जी आंकड़े सही कोई महीना ऐसा नहीं गया कि जब भारत 144 शायद 17-18 में न लगी हो। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, इनकी कार्य पद्धति को यहां भी समझ लीजिए। 18 से 20 तक इन्होंने 120 मामले में एनएसए का जम करके दुरुपयोग किया, जिसमें 94 मामलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें 41 मामले में केवल और केवल अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया था और पूरा पैटर्न केस बनाने का एक जैसा कट कॉपी एंड पेस्ट ये कोर्ट की टिप्पणी है। तो ये बात तो सत्य है भाई, अपराध करने वाले सदन में 114 दागी विधायक सदन का हिस्सा बन के जो उत्तर प्रदेश के अराजकता के प्रतीक हुआ करते थे, जब नेतृत्व तो उनके हाथ में है तो सही बात है अराजकता कौन फैलाएगा? ये सवाल तो इनके ऊपर है, जवाब तो इनको देना है। समाजवादी पार्टी के 111 कुल विधायक हैं, 111 मुकदमे दर्ज है सबके खिलाफ, पूरे 100% लोगों के खिलाफ। देख लीजिएगा आंकड़ा, 111 में एक भी बेदाग नहीं, एक भी बेदाग नहीं विवेक जी। अब दूसरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब उसमें तक हमको बताते हैं, अरे मैंने आपको बता दिया विवेक जी, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब आप बोले हैं कानून व्यवस्था तो सुन लीजिए ना थोड़ा सा विवेक जी, सुन लीजिए। बात पूरी हो जाए तब आप नहीं, बात आपकी पूरी हो गई, भाषण का मंच नहीं है ना ये, बस बात हो गई आपकी, पूरी आ गई। अब मेरी सुन लीजिए। कानून व्यवस्था पर 2017 से आज 22 तक, दूसरी सरकार आने तक दोबारा कोई इस तरह का दंगा नहीं हुआ। और एक हुआ था तो कब हुआ था मैं बता रहा हूं, कानपुर के वाकरगंज में हुआ था। OBCA के विरोध में आप लोगों के द्वारा प्रायोजित दंगा हुआ था और योगी सरकार ने वो एक्शन लिया था कि पहली बार दंगाई, असली दंगाई जेल में गए थे। आ रहा हूं आपके पास, पहली बार असली दंगाई जेल में गए थे। विवेक जी आ रहा हूं आपके पास, विवेक जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। विवेक पांडे जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। अब बोल रहे, सुनने का भी मादा रखिए भाई विवेक जी, आ रहा हूं आपके पास। तो CA के विरोध में आप दंगे जगह जगह करवा रहे थे लोग कि किसी तरह कुछ हो जाए, किसी तरह, उसका जवाब हमारी सरकार ने दे दिया। आज तक दंगा करना भूल गए। रमजान की नमाज आपकी सरकारों में सड़कों पे पड़ी जाती थी, हजारों लाखों लोग पैदल चलने से वंचित हो जाते थे, रास्ते जाम हो जाते थे, खुराफात हो जाए तो दंगा हो जाता था क्योंकि मास संख्या मौजूद है सड़क पर। आज योगी सरकार पहली बार रमजान की विदाई की नमाज, एक भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई, ये छोटी बात नहीं है। और ना किसी पूजा हो, मैं किसी पूजा पद्धति की बात करता हूँ, कोई भी काम सड़क पे नहीं हुआ। आप एक विशेष और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ना पूजा सड़क पर ना नमाज सड़क पर। मैं तो बोलता रहा, ना पूजा सड़क पर ना नमाज सड़क पर, ये पहली बार संभव हुआ। तो आप अब तिलमिलाए हुए हैं अखिलेश जी कि उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब उनका तो वोट बैंक है, उनको बड़ी तकलीफ है। अब वो कहें तो क्या कहें, समस्या ये है। अब दंगा नहीं हो, भी आपकी समस्या है कि दंगा हो जाए। भाई आप दंगा खेलना चाहते हैं कि दंगा हो, आप चाहते हैं दंगा हो,
विवेक जी, आपकी पार्टी कांग्रेस रही हो चाहे सपा, सब एक थैली लट्टे बट्टे, कांग्रेस तो साफ हो गई, बसपा भी साफ हो गई, और 2024 तक आपकी भी विदाई तय है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये लोहिया जी की विचारधारा में चलने वाली पार्टी नहीं बची। लोहिया जी तो बेचारे वहां से दुखी होते होंगे, कहाँ ये लोहिया का नाम लेकर बर्बाद कर दिया। तो श्रीमान जी अब वो तो बची नहीं, ये लोहिया नहीं, ये 5,000 अभी हमारे अरविंद जी बोल रहे थे, 5,000 का 10,000 का जूता पहनने वाले लोग लोहिया वाली बात करें, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग लोहिया समाजवादी नहीं हो सकते। ठीक है विवेक जी, ठीक है संजय जी, विवेक जी बोलिए, अपनी बात करिए, अपनी बात अपनी बात पूरी कर लीजिए विवेक जी, आप इत्मीनान से कर लीजिए पहले आप। मैं कह रहा हूँ, आप ये कह दीजिए कि मैं एनसीआरबी के आंकड़ों को नकार रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के बाद इतना अहंकार तो जायज है, मानता हूँ मैं। 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। अरे विवेक जी थोड़ा विवेक रखते हैं ना, 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, और 7 करोड़ पंजाब की, 5 करोड़ गुजरात की। कहां से कंपेरिजन कर रहे हो आप? राजस्थान की कितनी आबादी है आप बता दो, तो आप कंपेरिजन कहां से कर रहे हो भाई? और उसको आप 5 गुना कर दीजिए, उसको आप 5 गुना कर दीजिए, तो मैं भी पास में लेंगे, कुछ हो सकता है, लेकिन आपको इसको अपने तरीके से दिखाना चाहते हैं। संजय जी, हम आपको मनमानी करने से रोक नहीं, आप मनमानी आंकड़े या मनमानी बातें नहीं कर पाएंगे, झूठ को सच नहीं बना पाएंगे, झूठ ही रहेगा। आप तो नीति आयोग के आंकड़े भी नहीं मानते, आप तो नीति आयोग को भी नकार देते हैं। आप झूठ बोले, सदन में झूठ बोले, ये चलने वाला नहीं है भाई साहब, चलने वाला नहीं। आपको दे दूंगा, मटेरियल दे दूंगा, सोर्स दे दूंगा। सच बोलिए, सच पे बात करिए, जनता सब सुन रही है, देख रही है। ठीक संजय जी, और आपको अजमा चुकी है। बताया था, और बताइए। ठीक है विवेक जी, बात पूरी हो गई आपकी? नहीं, मैं तो एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जल्दी करें। सम्मान के साथ जी। संजय जी बस ये कहते कि एनसीआरबी के आंकड़ों को भाजपा नहीं मानती। हाँ, मैंने बता तो दिया ना, 7 करोड़ आबादी, 5 करोड़ आबादी, 25 करोड़ आबादी, कंपेरिजन कर लीजिए। अरविंद जी का रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है, आपके पास जिम्मेदार अधिकारी है, प्रशासन है, शासन है, ठीक, वो है, तभी तो हम सत्ता में बैठे, हम सुशासन दे रहे हैं तभी सत्ता में। ठीक है, हम सेवा भी कर रहे हैं, सुशासन भी दे रहे हैं, गरीब कल्याण भी कर रहे हैं, इसलिए हम सत्ता में। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही हाँ, जी। अरविंद जी आप सुन रहे हैं, विवेक जी को, संजय जी को भी सुन रहे हैं। देखने वाली बात यह कि 2024 सामने है, लोकसभा का चुनाव होना है, और बीजेपी जो है हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, आप भी जानते हैं अरविंद जी। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इन दिनों मुखर हो रही है, ठीक बात है, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं सदन के अंदर, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कुछ चीजें ऐसी उनके मुंह से निकलना लाजमी, जैसे कि जब वो आज बोल रहे थे तो मत्स्य विभाग के जो मंत्री थे उन पर जब वो बोले हैं तो वहां पर भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता अगर सत्ता पक्ष कुछ बोलता तो। हालांकि बाद में उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड से ये शब्द हटवा दी, शायद आपने भी सुने हो अरविंद जी। लेकिन जिस तरीके से सरकार को ये घेर रहे हैं, उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जहां पर सरकार ने काम किया। आज इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वहां पर नर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी दिक्कतें आ रही हैं सामने। सर सीएचसी और पीएचसी की वजह से WHO ने तारीफ की थी कोरोना काल में सर, योगी आदित्यनाथ की, वो वक्त ये भूल गए लग रहा है सर। उसके WHO ने आंकड़े भी जारी किए थे जिसे सरकार नहीं मान रही है। विवेक जी आता हूं आपके पास। देखिए है क्या कि कोविड-19 का जो संक्रमण का वैश्विक दौर था, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जो है मांग बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मांग बढ़ी है और लोगों की भी मांग बढ़ी है, और लगातार उसमें भर्ती के प्रयास सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी किए जा रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा तारतम्य बनाना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। आज अगर लोग देखें तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लोगों की संख्या बढ़ी है, JNM ANM किए हुए लोग जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसमें वो अपना आउटसोर्सिंग के माध्यम से जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग में करप्शन का सवाल उठाया जा सकता है, और सबसे बड़ा मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की सरकारों को डिस्टर्ब करती है। अखिलेश यादव की सरकार में भी तमाम नौकरशाहों ने उनकी छवि को खराब करने का बेहतरीन काम किया, और उसमें से कुछ नौकरशाह योगी आदित्यनाथ के अति करीबी हो गए। पिछले अभी जो सरकार बीत चुकी उसमें भी थे और अभी भी है, और उसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भुगतना पड़ा, बीजेपी भुगतना पड़ा, उनकी सीटें कम हुई। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अमित शाह जैसा व्यक्ति है जो संगठन की बारीकियों को समझते हैं, और उनके पास मात्र संगठन RSS है, और नायकत्व जो एक नायक है नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसमें लोग जो है सारी बातों का
एक सोल्यूशन देखते हैं, वो उनके पास है। देखिए, लोगों को मुस्लिम समाजवादियों को नहीं भूलना चाहिए कि किस प्रकार अमित शाह जी मुलायम सिंह यादव की व्यक्तिगत इज्जत करके उनका हाथ पकड़ करके वायरल हुआ, और चुनाव के ऐन पहले स्मृति ईरानी उनके सदन में पैर छू रही है। ये ये पूरा भारतीय समाज भावनाओं से जुड़ा हुआ, संस्कारों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ चुनाव में बात चर्चा होने लगती है कि अखिलेश यादव नेताजी से बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी माइक छीनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तमाम तरफ से खबरें मीडिया में आती है और इसका कोई माकूल जवाब सपा की तरफ से नहीं आता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, चर्चित नेता मुलायम सिंह यादव जैसे जो डॉक्टर लोहिया के विचारों के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश में रहे, बड़े नेता रहे, उनको इज्जत देते नजर आते हैं। तो जो गांव गरीब गुरबा जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति से प्रभावित था, उसने वोट किया है 2017 में भी, 14 में भी, 19 में भी और 22 में भी। और ये सिलसिला अगर जारी रहा, जिस तरह डॉक्टर लोहिया का नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सारे लोग बड़े आदर से लेते हैं, नदियां साफ करो, यहाँ तक योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट करते हैं। मतलब जो डॉक्टर लोहिया के विचार थे, सप्त क्रांति की उनकी अवधारणा थी, जो समाजवादी अवधारणा थी, मुलायम सिंह यादव के बाद उत्तर प्रदेश के सांसद रहते हुए नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर ये सब करना समाजवादी होना है तो मैं समाजवादी हूँ। आज बात कम से कम बातों से, वचन से समाजवादी आंदोलन और डॉक्टर लोहिया से भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाता तोड़ लिया है। और अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि 2015-16 से लेकर के अभी तक की राजनीति में अभी 10 दिन से वो डॉक्टर लोहिया के नामों को जिक्र करना उन्होंने शुरू किया है। नहीं तो केवल उनकी फोटो, उनके लोग, मैंने किया, बॉस ने किया, ये जो है समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर लोहिया है और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव है। अगर आप लोहिया और मुलायम सिंह यादव को इग्नोर करके अपने को स्थापित करेंगे तो समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव अगर चलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे तो नायक के रूप में नहीं आएंगे, लेकिन समय लगेगा। वो तो 2027 नहीं है, फिर आगे भी जा सकता है और सतत प्रक्रिया है विकास। लेकिन नौकरशाही, भ्रष्ट और मनमाने नौकरशाही पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हल्ला बोलना चाहिए। ये नौकरशाह जनता की चुनी हुई सरकार को गुमराह करते हैं, आपके नेता को गुमराह करते हैं। इनकी कीमत राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुकानी पड़ती है। एक लेखपाल, भ्रष्ट लेखपाल अपना महल बनवा लेता है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपना जीवन होम कर देता अपने संगठन और समाज की सेवा को। इसलिए सत्ता हो या विपक्ष हो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट और मनमाने नौकरशाहों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, संगठन में भी और समाज में भी। ठीक है संजय कटियार जी, नमामि गंगे योजना चली थी जी, लेकिन बहुत कुछ साफ होता नजर नहीं आया। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बात को भी उठाया कि कन्नौज में जाकर के जब गंगा यमुना वहां पर मिल रही हैं तो यमुना को साफ करने की आखिरकार क्यों कोशिश नहीं की जा रही है, वहां पर नाले क्यों गिर रहे हैं, और काली नदी उन्होंने जिक्र किया कि वहां का पानी बहुत काला है। तो ऐसे में ये जो आपकी योजना, इस पे बट्टा लग रहा है और इस पे पूरा पैसा भी खर्च नहीं हुआ था, ऐसे भी आंकड़े जारी हुए थे। देखिए, पैसा खर्च नहीं होता भी आपने कहा, भ्रष्टाचार नहीं होता, इसका सीधा उत्तर आपके सवाल से जवाब से मिल रहा है। पैसा पहले भी, पहली पूर्ववर्ती सरकारें रही, यूपीए गवर्नमेंट रही 2 बार, तब भी था गंगा सफाई अभियान। और जब हमारी सरकार आई 2014, मोदी जी आए और यहाँ योगी जी आए, तब से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो गंगा वास्तव में निर्मल हुई है। अच्छा। और ये आम आदमी, आम जनता भी महसूस कर रहा है। आप कानपुर के गंगा तट पे भी जाके महसूस कर सकते हैं कि अंतर आया है। ये नहीं कह रहे कि 100% क्लियर हो गई है। बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी आबादी इन नदियों किनारे रहती है, उसका असर रहता है। और वो जो व्यवस्थाएं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही, जैसे सीसामुख नाला यहाँ टैप किया गया कानपुर में, सैकड़ों वर्षों से था, सबसे बड़ा। अब सैकड़ों वर्षों की व्यवस्था को आप कोई कह दें कि 5 साल में ठीक कर दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल कोई जादुई तरह से कोई काम, इंसान है कोई, वैसे नहीं हो रहा, व्यवस्था सिस्टम है। लेकिन उस पर हम मनोभाव से लगे तो हैं, कर तो रहे, उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो गंगा निश्चित रूप साफ है। अटल घाट देखिए हम लोगों ने बनवाया, उसके किनारे सारे हमारी विजनरी है हमारे पास कि हम सब आबादी के किनारे पिकनिक स्पॉट डेवलप करेंगे, वॉकिंग पाथ बनाएंगे जिससे कि साफ सफाई रहे, नदियों में कूड़ा कचरा न जाए। ये सारी व्यवस्था और उसका बजट प्रावधान है और उसका उपयोग हमारी सरकार करेगी और उसके रिजल्ट भी अगले 5 सालों में दिखाई देंगे।
चलिए ठीक है संजय कटियार जी, वक्त इतना ही था मेरे पास। संजय कटियार जी आपका शुक्रिया, विवेक पांडे नमस्कार। आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे अरविंद, आपका भी शुक्रिया अरविंद विद्रोही जी। धन्यवाद। अरविंद जी नमस्कार। तो सीधा सवाल में जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हाउस के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की है वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया का जिक्र अब करते हैं। अब ये नहीं है कि नहीं अखिलेश यादव की सरकार ने किया या समाजवादी की सरकार ने इस काम को किया, अब कहीं ना कहीं सड़क से लेके संघर्ष करने की कोशिश है सदन तक, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो बखूबी निभाने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा को सरकार को घेरते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखना ही होगा कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GMT न्यूज़। हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News